होटल की दूसरी मंजिल। अंकित ने सागर को रोक दिया, यह महसूस करते हुए कि होटल में किसी असामान्यता का स्रोत ढूंढने से पहले जल्दबाजी करना बुद्धिमानी नहीं होगी। लेकिन सागर अलग सोच रहा था, वह अधिक आक्रामक था। चूंकि रिसेप्शनिस्ट समस्याग्रस्त थी, इसलिए उसका मानना था कि भविष्य के किसी भी खतरे को रोकने के लिए उन्हें पहले उसी से निपटना चाहिए। तुम्हें मुझे नहीं रोकना चाहिए था। शायद ये सामान्य सी दिखने वाली रिसेप्शनिस्ट ही इस होटल में छिपी हुई प्रेत है। सागर ने अंकित की बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझे पहले उससे निपट लेने दो, चाहे वह महज एक साधारण प्रेत गुलाम ही क्यों न हो। मुसीबत आने पर एक कम होना एक ज्यादा होने से बेहतर है। अंकित ने गंभीरता से कहा, इस तरीके का कोई मतलब नहीं है। ये जानते हुए कि होटल में कोई समस्या है, आंख बंद करके काम करना अपूरणीय परिणामों को जन्म दे सकता है। वर्तमान में हमारे पास जानकारी की कमी है और सुनीता इस होटल में लापता हो गई है। इसके अलावा रोहित ने पहले जिस पिंकू नाम के व्यक्ति का जिक्र किया था, उसे नियंत्रित करके इस होटल में लाया गया था। सख्त तौर पर कहें तो इस होटल में कम से कम 3 प्रेत हैं, और यहाँ तक कि सबसे सामान्य पैरानॉर्मल घटना में भी जब 3 प्रेत इकट्ठे होते हैं तो चीज़ें बहुत जटिल हो सकती हैं। जब 4 प्रेत शिकारी एक साथ काम करते थे, तब एक अकेले प्रेत से निपटना लगभग कोई समस्या नहीं थी। हालांकि एक बार जब प्रेतों की संख्या बढ़ जाती थी, तो आंख बंद करके काम करना बहुत बड़ी मूर्खता होती थी। फिर भी अंकित के अपने विचार थे और सागर के तरीकों को पूरी तरह से गलत कहकर खारिज नहीं किया जा सकता था। एक साहसी कदम वास्तव में उन्हें पैरानॉर्मल गतिविधि के स्रोत के करीब ला सकता था। दोनों को उनके विचारों में मतभेद के कारण बहस करते देखकर रोहित समझ गया कि उनके बहुत अलग दृष्टिकोण उनके विविध अनुभवों के कारण थे और हर किसी ने अपनी अपनी आदतें विकसित कर ली थीं। क्या उनका इस तरह बहस करते रहना सच में ठीक है? कपिल ने एक तरफ से पूछा। रोहित ने कहा, उन पर ध्यान मत दो, वे जितनी चाहें बहस कर सकते हैं। हम अपना काम करेंगे। जब तक हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते तब तक ठीक है। मैंने अभी तक उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया है, इसलिए हम अपनी मूल योजना पर टिके रहेंगे। ये कहते हुए उसने एक नज़र डाली। महिला रिसेप्शनिस्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया। चूंकि अंकित और सागर इतनी देर से बिना किसी समस्या के इस रिसेप्शनिस्ट के सामने खड़े थे, यह मान लेना सुरक्षित था कि फिलहाल उससे कोई खतरा नहीं था। उसकी नज़र होटल की दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर गई। चलो दूसरी मंजिल की जांच करते हैं। रोहित ने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। भूतकाला पद चिन्ह। होटल की दूसरी मंजिल की सीढ़ियां 2 घुमावदार सीढ़ियों से बनी थीं। संगमरमर का निर्माण अति सुंदर और स्टाइलिश था और कदमों पर एक लाल कालीन बिछा हुआ था, जिससे उस पर चलने वाले लोग फिसल न सकें। हालांकि रोहित ने लाल कालीन पर एक काला पदचिह्न देखा जो कहीं से भी अचानक प्रकट हुआ लग रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह जला दिया गया हो या जैसे उस पर स्याही का दाग लग गया हो। लेकिन जब रोहित करीब से देखने के लिए झुका तो उसे तुरंत एक जानी पहचानी बदबू आई। वह सड़न की बदबू थी। यह एक काला दाग था जो किसी शव के कालीन के ऊपर से गुजरने के बाद बचे हुए गलित द्रव से बना था। पदचिह्न पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक जा रहा है। रोहित ने देखा कि पदचिह्नों की दिशा दूसरी मंजिल के एक दरवाजे तक फैली हुई थी और फिर गायब हो गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जिस दिशा से वे आए थे उस दिशा में देखने पर कोई काला पदचिह्न नजर नहीं आया। यह अनिश्चित था कि क्या ये लॉबी में टाइल लगे होने के कारण था या किसी ने उन्हें पहले ही साफ कर दिया था, जिससे काले पदचिह्नों की उत्पत्ति को पहचानना असंभव हो गया था। क्या कुछ दिन पहले कोई प्रेत यहाँ से गुजरा था? उसके मन में एक भयानक दृश्य बना। एक प्रेत बाहर से होटल में प्रवेश किया, एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार किया गया, फिर उसने होटल में जांच करवाई और कभी बाहर नहीं गया। दूसरे शब्दों में, होटल की दूसरी मंजिल पर एक प्रेत छिपा हुआ था। पदचिह्नों का पीछा करते हुए रोहित सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल के दरवाजे की ओर बढ़ा। इतालवी शैली के दोहरे कांच के दरवाजों से अंदर काफी आसानी से दिख रहा था। वह एक घुप अंधेरा गलियारा था। बत्तियां बंद थीं, सब कुछ मंद था और किसी ठोस चीज का पता नहीं चल रहा था। रोहित को कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ, सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। क्या तुम्हें कुछ मिला? कपिल ने उत्सुकता से पूछा, उसे क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए देखकर। रोहित ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन खुले दरवाजे अपनी जगह से नहीं हिले। उसने उन्हें खींचा भी, लेकिन वे नहीं हिले, मानो दरवाजे पूरी तरह से सील कर दिए गए हों, किसी को भी अंदर जाने से मना कर रहे हों। एक प्रेत कुछ दिन पहले इस होटल की दूसरी मंजिल में घुसा था, उसकी पहचान और जानकारी अज्ञात है। ये पिंकू हो सकता है, या जेड शहर में सिर गुब्बारे की घटना का स्रोत, या संभवतः सुनीता जो एक पुनर्जीवित प्रेत के हाथों मर गई थी। लेकिन एक बात निश्चित है, यहाँ अंदर यकीनन एक प्रेत है। चलो अंदर जाकर देखते हैं, और यदि संभव हो तो पहले एक प्रेत से निपट लेते हैं। अब वह इतने यकीन के साथ बोलने के लिए खुद को पर्याप्त रूप से तैयार महसूस कर रहा था।
तुरंत उसने अपनी पिस्तौल निकाली और अपने सामने के कांच के दरवाजों पर एक गोली दाग दी। बैंग टिल्ड। एक गोली चली और तुरंत मजबूती से बंद दरवाजे का कांच टूट गया, लेकिन वह अच्छी गुणवत्ता का था और टूटे हुए टुकड़े नीचे नहीं गिरे। रोहित ने दरवाजे पर कुछ बार लात मारी, जिससे एक भाग का कांच बाहर निकल गया और एक उद्घाटन बन गया। फिर वह अंदर चला गया। तुम इस तरह अंदर चलकर मरने तो नहीं वाले हो, है ना? कपिल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा कि रोहित तो दूसरे दो लोगों से भी ज्यादा लापरवाह था। हम और क्या कर सकते हैं? क्या हम बाहर खड़े रहकर कुछ हल कर सकते हैं? बस मेरे पीछे आओ और चुप रहो। अगर सच में कुछ होता है तो मैं तुम्हें तुरंत विस्क अवे कर सकता हूँ, रोहित ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी दोनों आंखों, माथे और सिर के पीछे प्रेत आंखें खुल गईं। भयावह लाल आंखें आगे और पीछे के क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रही थीं, किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोक रही थीं। मंद वातावरण ने उसके दृष्टि क्षेत्र को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। अगर कुछ भी होता तो रोहित तुरंत प्रेत क्षेत्र का उपयोग करता, दुर्भावनापूर्ण आत्मा की गतिविधियों को बलपूर्वक दबाने के लिए एक प्रेत मोमबत्ती निकालता, फिर प्रेत रस्सी और एक लाश की थैली का उपयोग करके प्रेत के व्यवहार के किसी भी पैटर्न का पता लगाए बिना उसे बलपूर्वक दूर ले जाता। उसने अनुमान लगाया कि उसकी वर्तमान स्थितियों और संसाधनों के साथ तुरंत टेरस स्तर 1 से कम के आतंक को सीमित करना कोई समस्या नहीं होगी। खाने की आवाज़। अंधेरा गलियारा मौत की तरह शांत था। मुलायम कालीन पर रोहित के कदम इतने शांत थे कि एक भी पदचाप सुनाई नहीं दी। आसपास की शांति भयानक थी। फिर भी इस अत्यधिक सन्नाटे में एक आवाज़ धीरे धीरे आगे से उसकी ओर आई। डिंग 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 टिल्ड। आवाज़ कुरकुरी थी, उसमें लय या पैटर्न की कमी थी, लेकिन ध्यान से समझने पर कोई अनुमान लगा सकता था कि यह शायद किसी के खाने का शोर था। चीनी मिट्टी की प्लेटों के खिलाफ चाकू और कांटों की खनखनाहट, पश्चिमी रेस्तरां में एक आम घटना, इसलिए यह बहुत अपरिचित महसूस नहीं हुई। ऐसा लगता है जैसे कोई वहां खा रहा है। कपिल ने कहा, क्या हमें कोई भविष्यवाणी करनी चाहिए? मुझे अब थोड़ी बेचैनी हो रही है। तुम मुझे मुसीबत में तो नहीं फंसा रहे हो, है ना? स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से उतना मजबूत नहीं था। वह थोड़ी सी भयानक आवाज पर भी प्रेतों की शक्ति का उपयोग करना चाहता था। रोहित अविचलित रहा। अभी समय नहीं आया है। चलो चलकर देखते हैं। तुम्हें अपनी क्षमताओं को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। आखिरकार तुमने केवल एक प्रेत को अपने वश में किया है और यह आसानी से पुनर्जीवित हो सकता है। ये कहकर वह आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता रहा। मंद रोशनी वाले होटल में कटलरी के बर्तनों से टकराने की आवाज गूंज रही थी। एक ऐसी जगह जो लंबे समय से सील कर दी गई थी और बंद कर दी गई थी, जिसमें मेहमानों या रसोइयों के मौजूद होने की कोई संभावना नहीं थी। यहाँ तक कि होटल के मालिक को भी होटल के 300 मीटर के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए जो कोई भी इस समय होटल में खाना खा रहा था, वह स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं था। अंत में रोहित सावधानी से दूसरी मंजिल पर एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचा, जिसके माध्यम से कोई धुंधला सा एक भोजन कक्ष देख सकता था, जिसमें मेज़ों पर सफ़ेद कपड़े बिछे हुए थे। उनके ऊपर ताज़े फूल करीने से रखे गए थे। हालांकि कई दिनों तक उपेक्षित रहने के कारण फूल काफ़ी मुरझा गए थे। अगर यह एक सामान्य दिन होता तो ये जगह यकीनन मेहमानों से गुलजार होती। आवाज़ इस हॉल से आ रही है, रोहित ने दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा। कोई भी कार्रवाई करने से पहले ध्यान से सुन रहा था। कोई गलती नहीं। कटलरी के प्लेटों से टकराने की आवाज़ अंदर एक मेज़ से आ रही थी। फिर भी उसके कोण और स्थिति से रोहित यह नहीं देख सका कि आवाज़ के स्रोत पर क्या था, लेकिन उसके लिए जानना आवश्यक नहीं था। इस चीज़ से एक पल में निपटो। रोहित की निगाहें कठोर हो गईं। वह एक कदम पीछे हटा, फिर अपने हाथों में पकड़ी हुई लाश की थैली को अपने पैरों पर रखा, अपनी दोनों हथेलियों को अपने माथे पर उठाया। तीनों प्रेत आंखें एक साथ खुलीं, एक दूसरे पर परत बनाती हुईं। जैसे ही लाल बत्ती अभिसरित हुई, उसका प्रेत क्षेत्र तुरंत सक्रिय हो गया। प्रत्येक प्रेत आंख के क्षेत्र ने एक दूसरे को बढ़ाया, जिससे 3 परतें बन गईं। पहले यह इन्हीं 3 परतों के प्रेत क्षेत्र के साथ था कि उसने भूखे प्रेत का पता लगाया था और उसे सीमित और कैद करने के लिए ताबूत की कील का उपयोग किया था। अब रोहित ने उसी करतब को दोहराने की योजना बनाई। हालांकि वह ताबूत की कीलों के बिना था। जिस प्रेत का वह सामना कर रहा था वह भूखा प्रेत नहीं था और उसका इरादा पीछे हटने का नहीं था। कोई भी प्रेत, चाहे वह पिंकू हो या नहीं, पहले सीमित किया जाएगा और बाद में उससे निपटा जाएगा। प्रेत क्षेत्र तेजी से भोजन कक्ष में घुस गया, सीधे उस मेज की ओर बढ़ रहा था जहां से आवाज आ रही थी। अगर वह प्रेत का सामना करता तो रोहित को यकीन था कि वह उसे बलपूर्वक अपने प्रेत क्षेत्र के भीतर सीमित कर सकता है, जिससे समाधान बहुत सरल हो जाएगा। अगले ही पल लाल बत्ती ने पूरे भोजन कक्ष को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन अंदर बर्तनों के प्लेटों से टकराने की आवाज़ अचानक बंद हो गई। जैसे ही रोहित ने प्रेत क्षेत्र के माध्यम से अंदर की स्थिति देखी, उसका भाव तुरंत काला पड़ गया। वह विफल रहा था। काली मोमबत्ती की लौ। रोहित एक खाने की मेज के सामने खड़ा था।
उस पर एक बेदाग सफ़ेद मेज़पोश बिछा हुआ था, जिसके केंद्र में एक गुलदस्ता था जिसमें एक अकेला सफ़ेद गुलाब था जो जीवंत और सुगंधित था, मानो उसे उस सुबह ही किसी फूलों की दुकान से खरीदा गया हो, जो अन्य मेज़ों पर मुरझाए हुए फूलों के ठीक विपरीत था। खाने की मेज़ के बगल में एक सफ़ेद चीनी मिट्टी की प्लेट थी जिसके बगल में चाकू और कांटे का एक सेट रखा था। प्लेट के अंदर चौंकाने वाली बात यह थी कि एक मानव चेहरा रखा हुआ था। चेहरे पर डर और निराशा के निशान हल्के से देखे जा सकते थे। रोहित ने उसके बगल में रखे चाकू और कांटे को देखा, जिन पर खून के धब्बे थे, मानो चेहरा किसी के सिर से इसी सेट से बेरहमी से उकेरा गया हो। नहीं, मानो नहीं, बल्कि यह वास्तव में हुआ था। उसने चेहरे की त्वचा के नीचे से रिसता हुआ खून भी देखा जो प्लेट के नीचे जमा हो रहा था, जिससे भाप का एक हल्का सा कतरा निकल रहा था। सब कुछ इंगित कर रहा था कि यहाँ हाल ही में एक भयानक घटना हुई थी। हालांकि रोहित के लिए यह न तो छोटा था और न ही बड़ा झटका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस क्षण से मैंने प्रेत क्षेत्र का उपयोग किया, उसके अंत तक इसमें यकीनन 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा। अगर यहाँ अभी कोई प्रेत होता तो मैं अपनी क्षमताओं से उसके भागने से पहले उसे रोक सकता था, तो यह अभी भी भागने में कैसे कामयाब रहा। रोहित ने खाने की मेज़ के बगल में इस्तेमाल की गई कुर्सी की ओर देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका कार्य, जो इतना तेज था, फिर भी इस परिणाम तक कैसे पहुंच सकता था। मानसिक उपस्थिति, यह एक विफलता है। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे इसे संभालने दो, लेकिन तुमने नहीं सुना, कपिल ने कहा, रोहित को वहां खड़े होकर, सोच में डूबे हुए देखकर, और उसने होंठ फुलाए। अगर मुझे उस प्रेत के बारे में पहले से पता होता, तो वह भस्म हो जाता। तुम्हारी पूर्व सूचना से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्रवाई में मैं था। ये चीज़ मेरे कदम उठाते ही गायब हो सकती थी। कोई और कारण होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कुछ गलत किया हो। रोहित ने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। उसने वास्तव में अपना सब कुछ दिया था, खरगोश पर झपटते हुए शेर की क्रूरता के साथ हमला किया था। हालांकि प्रेत एक दूसरे से अलग होते हैं, कम से कम अब तक मैंने कभी दो ऐसे नहीं देखे जो समान हों। इस चीज़ से निपटने के लिए हमें इसके साथ बातचीत जारी रखनी होगी, जब तक कि हम अंततः इसकी क्षमताओं, कार्रवाई के पैटर्न और मारने के तरीकों को न समझ लें। मैं मूल रूप से इन सभी कारकों को दरकिनार करना और इसे सीधे पकड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा भोला था। लेकिन कम से कम मैं एक चीज़ के बारे में निश्चित हो सकता हूँ, इस प्रेत का यकीनन कोई भौतिक रूप नहीं है, ये पूरी तरह से एक मानसिक अस्तित्व हो सकता है। रोहित ने एक साहसी अनुमान लगाया। अगर यह प्रेत वास्तव में वही था जिसके पास यादों को बदलने में सक्षम एक अखबार था, तो अगर वह इसके बारे में और अधिक ध्यान से सोचता, तो क्या रोहित ने जब से इसका सामना किया था तब से कभी प्रेत का असली रूप देखा था? जवाब था नहीं। उस पर भी उस प्रेत ने हमला किया था, लेकिन पहली बार जब यह प्रकट हुआ तो उसने रोहित के मृत पिता का रूप धारण किया, और दूसरी बार उसने पिंकू का रूप धारण किया। दूसरे शब्दों में, प्रेत की अपनी कोई पहचान नहीं थी। कोई पहचान नहीं होने का मतलब अस्तित्व। अस्तित्व का अर्थ पूरी तरह से मानसिक उपस्थिति हो सकता है। इसलिए रोहित को यह महसूस हो रहा था कि यादों को बदलने वाला प्रेत उतना सीधा नहीं हो सकता जितना कोई सोच सकता है। अगर पिंकू अभी भी जिंदा होता तो वह यकीनन और जानता, लेकिन दुर्भाग्य से वह मर चुका था। हालांकि मरने से पहले रोहित के लिए उस प्रेत से जल्दी निपटने की उसकी तत्काल इच्छा का कोई कारण जरूर रहा होगा। बस इतना था कि वह उस समय पिंकू की जल्दबाजी की भावना को समझ नहीं पाया था। चून की कार्रवाई विफल हो गई, शायद हमें अभी के लिए चले जाना चाहिए, कपिल ने सुझाव दिया, अनजाने में रोहित के करीब आते हुए। उसकी बड़ी आंखें घबराहट में इधर उधर स्कैन कर रही थीं। यहाँ रुककर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर रहा था कि कहीं कोई अचानक किसी अंधेरी जगह से प्रकट न हो जाए। सफ़ेद मोमबत्ती जलाना, कार्यों को कदम दर कदम उठाया जाना चाहिए। मैंने पहले ही 2 योजनाएं बनाई थीं, एक अपारंपरिक रूप से कार्य करना और प्रेत को बलपूर्वक हिरासत में लेने के लिए सभी साधनों का सीधे उपयोग करना था, जो अर्थहीन टकराव और उपभोग से बचता। चूंकि तुम भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हो और मेरे पास साधन हैं, लेकिन अब इस योजना में बाधा आई है। हालांकि मैं अभी भी हार मानने की योजना नहीं बना रहा हूं और इसे एक और कोशिश देने का फैसला किया है। रोहित मुड़ा, एक लाश की थैली निकाली और फिर उसे पास की एक खाने की मेज पर जोर से रख दिया। उसने थैली खोली और अंदर से एक मोमबत्ती निकाली। क्या ये प्रेत मोमबत्ती है? कपिल ने वस्तु को पहचान लिया। रोहित ने प्रेत मोमबत्ती को लपेटने वाली सोने की पन्नी की परत को फाड़ दिया। इसे जलाने की तैयारी कर रहा था जब कपिल अचानक डरकर उछल पड़ा। धत तेरे की, रोहित, क्या तुम पागल हो? वह एक सफ़ेद प्रेत मोमबत्ती है, ये प्रेतों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। एक लाल प्रेत मोमबत्ती जलाने से किसी व्यक्ति को प्रेत द्वारा मारे जाने से रोका जा सकता है, लेकिन एक सफ़ेद प्रेत मोमबत्ती का विपरीत कार्य होता है और वह प्रेतों को बाहर निकाल सकती है। नहीं नहीं, तुम इसे नहीं जला सकते, ये तो लगभग मौत को बुलाना है। मैं तुम्हारे साथ मौत को नहीं बुलाना चाहता।
कपिल का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने मोमबत्ती जलाने से रोकने के लिए रोहित का हाथ पकड़ा। तुमने भी पहले कहा था यहाँ एक से ज्यादा प्रेत हैं, अगर तुम इस होटल के सभी प्रेतों को बाहर निकालते हो और तुम उनका सामना नहीं कर सकते तो क्या तुम मुझे खतरे में नहीं डालोगे? मैं अभी भी बच्चा हूँ, तुम मुझे इस तरह नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बेशक मैं समझता हूँ, लेकिन ये सबसे सीधा तरीका है ना? रोहित उसके हस्तक्षेप से नाराज नहीं हुआ, बल्कि बहुत गंभीरता से बोला, उस प्रेत को बाहर निकालना और हमला करने की पहल करना हमारी सफलता की संभावना को बढ़ाता है। अगर हम इस होटल में कई प्रेतों के साथ लुका छिपी खेलते हैं तो बहुत संभावना है कि हम सुनीता की तरह ही समाप्त होंगे। ये होटल निश्चित रूप से उतना सरल नहीं है जितना लगता है। पिंकू ने इस जगह को किसी कारण से चुना था, न कि कहीं और। तुमने खुद कहा ये होटल सरल नहीं है, इसलिए तुम्हें और सावधान रहना चाहिए। अगर तुम इसे जलाना भी चाहते हो तो अभी मत करो। खेल की शुरुआत में कौन पूरी ताकत लगा देता है? अगर वह प्रेत जिसे तुम ढूंढ रहे हो प्रकट नहीं होता है और इसके बजाय कुछ और होता है तो हम मर जाएंगे। कपिल बेतहाशा नहीं चाहता था कि रोहित सफ़ेद प्रेत मोमबत्ती जलाए, क्योंकि उसने अतीत में इसके बारे में सबक सीखा था। उसने सोचा था कि वह केवल एक प्रेत को बाहर निकाल रहा है, लेकिन परिणामस्वरूप उसने कुछ अप्रत्याशित आतंक को बुलाया था। उस समय कपिल अपनी पूर्व ज्ञान की बदौलत बच गया था, लेकिन बाकी सब शिकार बन गए थे। रोहित की आंखों में झिझक थी, वह निश्चित रूप से समझता था कि कपिल जो कह रहा था वह मायने रखता है। होटल का आतंक एक जगह तक सीमित नहीं था और वह इस बात से भी चिंतित था कि इस सफ़ेद प्रेत मोमबत्ती को जलाने से सभी प्रेतों को बाहर लाने का संकेत मिलेगा। ऐसी स्थिति में यह अब एक प्रेत को हिरासत में लेने के बारे में नहीं होगा, बल्कि खुद को मौत के घाट उतारने के बारे में होगा। जोखिम थे, लेकिन अगर सफल रहे तो ये घटना को जल्दी से हल कर सकता था। आखिरकार उच्च जोखिम उच्च इनाम। 1 मिनट नहीं, बस 30 सेकंड। मुझे ये पुष्टि करने की ज़रूरत है कि वह प्रेत अभी भी आसपास है या नहीं। अगर वह है और हम चले जाते हैं तो हम अनजाने में प्रेत को भागने दे सकते हैं। रोहित ने एक और प्रयास करने का फैसला किया। उसे यकीन नहीं था कि उसके कार्यों का कोई असर नहीं हुआ था। प्रेत क्षेत्र अभी भी मौजूद था और प्रेत अभी भी आसपास भटक रहा होगा, या शायद उसके ठीक बगल में भी हो सकता है। और इस प्लेट पर मानव चेहरा भी यह साबित करता था कि जिस चीज़ का उन्होंने सामना किया वह उस चीज़ से बहुत ज़्यादा संबंधित थी जिसने पिंकू के साथ छेड़छाड़ की थी। कपिल के डर को अनदेखा करते हुए रोहित ने एक लाइटर निकाला और दृढ़ता से सफ़ेद प्रेत मोमबत्ती जलाए। लाल प्रेत मोमबत्ती के विपरीत, जो एक भयानक हरी लौ उत्सर्जित करती है, सफ़ेद मोमबत्ती से निकलने वाला प्रकाश काला था। ये काली मोमबत्ती की रोशनी हरी वाली से भी ज़्यादा अजीब थी। इसे जलाने मात्र से ही पास का प्रेत क्षेत्र क्षरित हो गया, जो धुएं के गुबार या एक अथाह खाई जैसी दिखने वाली अंधेरे की एक परत से ढक गया, जो बाहरी दुनिया से सभी हस्तक्षेप को काटता हुआ और किसी समझने में असमर्थ अजीब जगह से जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था।